अनिकेत जी की बहुओं का व्यवहार उनके प्रति बहुत बुरा था। वो पतियों से कहती हैं कि पापा को ओल्ड होम भेज दो। तो एक दिन बेटों ने इंडिया में बहन को फ़ोन किया और कहा कि पापा को हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं और हर महीने इनका खर्चा भी भेज देंगे। शिखा पापा को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन भाइयों ने खर्चा तो दूर, कभी पापा की खबर तक न ली। तो एक दिन शिखा को उसके बाप के साथ उसके पति ने तंग आकर घर से निकाल दिया। काफ़ी सालों बाद बेटे इंडिया आए तो घर का दरवाज़ा खोलते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अनिकेत जी खाना खाकर अपने कमरे में सोने आए तो उनका छोटा पोता, जो कि 5-6 साल का था, भागता हुआ उनके पास आया और बोला, दादाजी अब कहानी सुनाइए ना। अच्छा जी, मेरे राजकुमार को कहानी सुननी है, बताओ कौन सी कहानी सुननी है। अनिकेत जी ने उसका माथा चूमते हुए पूछा। कोई भी जिसमें मज़ा आ जाए। अनिकेत जी ने उसे लव और कुश की कहानी सुनाई तो वह थोड़ी टोड़ी के नीचे हाथ रखे सुनता रहा, और जैसे ही कहानी ख़त्म हुई तो वो बोला, दादाजी वो बच्चे मेरे जितने थे। नहीं बेटे, वो आपके बड़े भाई अंश जितने होंगे। अनिकेत जी ने अपने बड़े बेटे के 12 साल के बेटे का नाम लेते हुए कहा, ओके दादू, मैं बड़े होकर लव कुश जितना ही स्ट्रांग बनूंगा। तो अनिकेत जी मुस्कुरा दिए और बोले, अब जल्दी से जाकर सो जाइए, फिर सुबह आपको स्कूल जाना है। वो उठकर अपने कमरे में गया तो वो भी पानी का जग लेने के लिए कमरे से निकले तो बेटे पंकज की पत्नी किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, पंकज बहुत बहुत हो गया, अपने बड़े भाई से कहिए महीना पूरा हो चुका है तो अब पापा जी को ले जाएं, हम क्यों एक हफ्ता और इन्हें संभालें। जब बात एक महीने की तय हुई थी तो अपनी बात पर वो डटे रहे। तो वो कहने लगा, अच्छा बस करो, मैं बोल दूंगा। अर्चना अब सो जाओ, एक हफ्ते से तुमने यही बात कहकर मेरा सर खा लिया है। पंकज ने उकताहट से कहा, आप रवीना भाभी से कहिए कि इन्हें घर में रखकर खुद जहाँ मर्जी जाएं, हमने इनका कोई ठेका नहीं ले रखा, हमें भी तो कहीं ना कहीं जाना होता है और हम रखते हैं ना पापा जी को यहाँ पूरा महीना। अब जब उनकी बारी आई तो वो कहने लगे कि हमें घूमने जाना है। अगर जाना ही था तो पिछले दिनों चले जाते, जब उनकी बारी आई थी तभी जाना होता है। मुझे अच्छी तरह से पता है रवीना भाभी के स्वभाव का, वो हैं ही बहुत चालाक। बस यही प्लान होता है कि हम हमेशा के लिए पापा जी को अपने पास रख लें। छोटी बहू और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर अनिकेत जी के अंदर और सुनने की क्षमता नहीं थी। वो पानी लिए बगैर ही चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गए। अगले दिन सुबह सुबह ही पंकज ने उन्हें तैयार होने को कहा और ऑफिस जाते हुए उनके बड़े बेटे वीरेंद्र के यहाँ छोड़ आया। वो जब वीरेंद्र के यहाँ पहुंचा तो रवीना उन्हें देखते ही मूड खराब हो गया। वो उदास दिल के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे जहाँ हमेशा रहते थे, तो एकदम से रवीना ने उन्हें पुकारते हुए कहा, पापा जी अब ये वंश का कमरा है। दोनों भाई ये कमरे में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो इसलिए मुझे वंश का कमरा अलग करना पड़ा और हमारे घर में बस 3 ही कमरे हैं। अब तो लाउंज और एक स्टोर रूम बचता है, तो स्टोर रूम में तो बिस्तर नहीं है, आप वहाँ पर अपना सामान रख लीजिए और यहाँ पर आप लेट जाइएगा। रवीना ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उन्होंने चुपचाप जाकर अपना सामान स्टोर रूम में रखा और बाहर आकर सोफे पर बैठ गए। भगवान ने उन्हें 3 बच्चे दिए थे, एक बेटी शिखा और बेटे वीरेंद्र और पंकज। उन्होंने दिन रात उनके लिए एक कर दिया और यहाँ तक कि अपनी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के समय से पहले लेकर फंड में मिले पैसों से वीरेंद्र को कनाडा भेजा और कुछ अरसे के बाद उसने पंकज को भी बुलवा लिया। और अब जब इन दोनों ने वहाँ पर अपने कदम जमा लिए तो वहीं पर एक इंडियन फैमिली के साथ इन दोनों ने रिश्ता जोड़ लिया। रवीना और अर्चना दोनों कजिन्स थी और कई सालों पहले उनकी फैमिली भी इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुई थी। शिखा की शादी के कुछ समय बाद अनिकेत जी की पत्नी मर गई और अनिकेत जी को वीरेंद्र ने अपने पास बुला लिया। वो पिछले 2 साल से वो यहाँ पर रह रहे थे और उनके बेटों का व्यवहार उनके साथ दिन ब दिन बुरा से बुरा होता जा रहा था। दोनों में से कोई भी उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने को तैयार नहीं था, बल्कि दोनों ने यह तय किया कि 1 महीना पापा जी उसके यहाँ रहेंगे तो 1 महीना दूसरे के यहाँ। वीरेंद्र के घर आकर उनका दिल बहुत अजीब सा हो जाता था। वीरेंद्र के बेटे तो काफ़ी बड़े थे, तो वो अनिकेत जी से बहुत कम बात करते थे, लेकिन पंकज की एक बेटी और एक छोटा बेटा 6 साल का बेटा था और वो उनके काफ़ी करीब थे। पंकज के यहाँ तो उनका इस वजह से दिल लग जाता था, लेकिन यहाँ आकर वो बहुत उदास से रहने लगे थे। कुछ ही देर के बाद उनके मोबाइल पर अलार्म बजने लगा। उनकी शाम की दवा का टाइम हो गया था। उसके बाद वो बाहर टहलने के लिए निकल गए। वो बाहर से आए तो रवीना ने उनके लिए खाना ढक कर रखा हुआ था और ख़ुद वो फैमिली समेत बाहर खाने पर गई थी। उसने उन्हें बासी खाने को दिया था जो उन्होंने बहुत मुश्किल से खाया और फिर लाउंज में आकर कुछ देर भगवान को याद करने के बाद सो गए।
उन्हें सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हंसी और बातों की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा तो रवीना वीरेंद्र बच्चों समेत अंदर आ रहे थे और किसी बात को लेकर वो ज़ोर शोर से बातें करते हंसते जा रहे थे। वो उठकर बैठते हुए टाइम देखने लगे। रात के 3 बज रहे थे। उन्होंने कहा, ये कोई टाइम होता है घर आने का? जल्दी जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। उनकी बात पर रवीना का मूड बहुत ख़राब हुआ और वो बोली, पापा जी आप अपने काम से काम रखा करें और हमारा खाकर हम ही से ऐसे बात करने में आपको शर्म नहीं आती। रवीना की इस बदतमीज़ी पर उन्होंने बेटे को देखा तो वो उनसे नज़रें चुरा गया। ग्रैंडपा, अगर यहाँ रहना होता है तो चुपचाप रहा करिए और हमारे मामलों से दूर रहा करिए। छोटे पोते हर्ष के उखड़े व्यवहार पर वो जैसे गुमसुम से हो गए। सबके जाने के बाद वो उदास दिल से सोने लगे, मगर नींद तो जैसे आंखों से रूठ ही गई थी। पूरी रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह वो बाहर वॉक के लिए चले गए और जब लौटे तो रवीना का मूड बहुत ख़राब था। वो उन्हें देखते ही शुरू हो गई, पापा जी घर से जाने से पहले चाबी लेकर जाया करिए। ये देखिए आपकी वजह से मैं अपने ऑफिस जाने से लेट हो गई। खैर अब जो होना था हो गया। नाश्ते के बाद जो थोड़ा किचन गंदा है वो साफ़ कर दीजिएगा, मैं खुद कर लेती लेकिन लेट हो जाऊंगी। वो बोलते बोलते बैग कंधे पर डालते हुए बाहर निकल गई। अनिकेत जी ने नाश्ते के बाद किचन की सफाई की और फिर बाहर लॉन साफ करने के बाद वो पेपर पढ़ने लगे। दोपहर में बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने पूछा, बच्चों कुछ खाओगे पियोगे? ओहो प्लीज़ ग्रैंडपा, आप क्यों हर टाइम हमसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं? अपने काम से काम रखिए, हर्ष ने बहुत ही बदतमीज़ी से कहा। तो वो उसके व्यवहार पर जलते कुड़ते अपने लिए खाना बनाकर खाने लगे। रात को रवीना और वीरेंद्र फिर से घूमने निकल गए और घर में कुछ खाने तक को नहीं था। उन्होंने ब्रेड पर बटर लगा कर खाया और पानी पीकर सो गए। रात को जब वो वापस आए तो अनिकेत जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रह गए, मगर अनिकेत जी की अपनी नींद टूट चुकी थी। अब उन्हें बहुत मुश्किल से नींद आनी थी। कुछ देर के बाद वो उठे और स्टोर रूम की तरफ जाने लगे थे कि रास्ते से वीरेंद्र के कमरे की आती आवाज़ें सुनकर रुक गए। वीरेंद्र, मैं जॉब के साथ तुम्हारे बूढ़े बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। प्लीज़ अपने बाप का इंतज़ाम जितना जल्दी हो सकता है कर दो। अपने चेहरे की क्लींजिंग करते हुए वीरेंद्र की पत्नी रवीना ने कहा, यार इन्हें पंकज भी रखने के लिए तैयार नहीं है, तुम बताओ मैं इन्हें कहाँ छोड़ाऊँ? वीरेंद्र की मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। उसकी बात पर रवीना बोली, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं रखना चाहते तो मैं भी नहीं रखना चाहती। तो बस एक ही हल है, इन्हें ओल्ड होम में छोड़ आओ, ये वहीं पर रहें। वहाँ उनकी उम्र के और भी लोग मिलेंगे, उनको खुशी भी महसूस होगी। कैसे बातें कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिखा से कहता हूँ कि वो पापा को अपने पास बुला ले। वीरेंद्र की बात पर बाहर खड़े अनिकेत जी को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। तो वो ये सोचते हुए मुड़े कि जब ये पैदा हुआ था तो उन्होंने इस खुशी में न जाने कितनी जगह मिठाइयाँ बांटी थी और वो उसे लेकर रातों को जागे थे। जब उसे नींद नहीं आती थी तो पूरी पूरी रात लेकर बैठा करते थे और यहाँ तक कि उसने जिस चीज़ की जिद की उसके लिए उन्होंने ओवर टाइम जॉब तक की ताकि वो अपने बेटे की इच्छाएं पूरी कर सके। और आज उनका बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपना बूढ़ा बाप भी इससे बर्दाश्त नहीं और वो भी उसे उसकी बेटी के यहाँ छोड़ना चाहता है। फिर अगले दिन पंकज और अर्चना उनके फ्लैट पर आए तो उनका छोटा पोता उनकी गोद से ही नहीं निकल रहा था और ये बात पंकज की पत्नी को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो बहुत गुस्से भरे अंदाज में बोली, मैंने इनसे इतनी बार कहा है कि बच्चों से दूर रहा करें। अब देखें, इनको तो इंडिया चले जाना है तो मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। पहले ही 2 दिन से इतना रो रहा है कि मुझे दादाजी के पास जाना है। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या किया है इसके साथ कि हर समय बस दादा का ही नाम मुंह पर रहता है। इतनी मुश्किल से चुप करवाती हूँ, ये कोई जादू नहीं है, ये मोहब्बत और प्यार है जो मेरी तरफ से मिली है और बच्चा है, धीरे धीरे संभल जाएगा। चिंता मत करो, जब मैं इंडिया चला जाऊँगा तो मुझे खुद ब खुद ही भूल जाएगा। अरे जब मेरे बेटों मुझको भूल चुके हैं तो फिर तो ये पोता है। उन्होंने दर्द भरे अंदाज में कहा तो वो चारों एक दूसरे को देखने लगे और रवीना जो हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा बदतमीज़ थी वो गुस्से से बोली, हाँ हाँ, आप पर तो हमने बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं और ये जो हम कर रहे हैं ना आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं ताकि आप वहाँ जाकर अपने लोगों के साथ रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। आपकी जड़ें वहाँ हैं तो आपको तो इच्छा होनी चाहिए वहाँ पर रहने की। बहू, मेरी जड़ें भले वहाँ हों लेकिन मेरे तने तो यहाँ है ना। उन्होंने वीरेंद्र और पंकज की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो नज़रें चुरा गए। वीरेंद्र ने उनके सामने बैठते हुए शिखा को फ़ोन मिलाकर कहा, शिखा मैं पापा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और हर महीने हम लोग खर्चा भेजते रहेंगे तो तुम इन्हें रख लो। वैसे भी इनका यहाँ पर दिल नहीं लगता, तुम तो जानती हो ना
कि सारे रिश्तेदार भी वहाँ हैं और फिर हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ जाकर सबके साथ रहेंगे तो उनका ध्यान भी बटा रहेगा। हाँ हाँ मेरे भाई, भेज दो तुम पापा को मेरे पास। मैं वैसे भी पापा जी के बगैर बड़ी उदास हो गई थी, बड़ा मिस कर रही थी उन्हें। दूसरी तरफ से शिखा ने एक्साइटमेंट से कहा तो एक उदास सी मुस्कुराहट अनिकेत जी के ऑटो पर आ गई। जिस बेटी पर हमेशा उन्होंने अपने बेटों को महत्व दिया था कि बेटे उन्हें संभालेंगे, और आज जो बेटे उनकी वजह से यहाँ कनाडा में ऐश का जीवन बिता रहे हैं, वह उन्हें संभालना ही नहीं चाहते। लेकिन बेटी उन्हें रखने पर खुशी खुशी तैयार थी। वो बेटी जिसको बिना जांचे परखे छोटी सी नौकरी करने वाले से बांध दिया गया था। फिर वो अगले हफ्ते इंडिया पहुंचे। शिखा उन्हें खुद लेने आई और कितनी देर उनके सीने से लगी रोती रही। शिखा के साथ वो उसके घर पहुंचे तो उसकी सास और पति का मूड कुछ खराब सा लगा, मगर वो उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। उसके दोनों बच्चे उनके साथ कितनी देर तक बैठे बातें करते रहे और रात देर तक शिखा उनके पैर दबाती रही और काफ़ी समय के बाद उन्होंने ताज़ा रोटी और ताज़ा खाना खाया। शिखा मोहल्ले के बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजर बसर कर रही थी, क्योंकि पति की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी और घर के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। एक दिन उसका पति उस पर चिल्लाकर कहने लगा कि अपने बाप से कहो कि अपने घर को खाली करवा कर वहाँ रहे। तुम्हारे भाई वहाँ का किराया बैठे खा रहे हैं और यहाँ पर इनको हमारे सर पर बिठा दिया है। इतने अमीर तुम्हारे भाई हैं, खर्चा पानी तक नहीं भेजा। उन्होंने तो बस अपना बोझ हमारे ऊपर डालना था और वो डाल दिया। शिखा के पति की बात पर अनिकेत जी पर जैसे घड़ों पानी गिर गया। शिखा की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो अपने ऊपर तो आई बात को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अपने बाप के ऊपर ऐसी बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। और वो भी पहली बार अपने पति के आगे बोली और कहने लगी, हाँ तो मैं आपका दिया हुआ अपने बाप पर नहीं लगा रही, और हमारी शादी को इतने साल हो गए, आपने इतने सालों में मुझे क्या दिया? हमेशा जितना कमाया आकर माँ जी के हाथ पर रखा, लेकिन मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि गुजारा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। बदतमीज़ औरत मेरे ऊपर चिल्ला रही है, वो भी अपने बाप की वजह से। उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा और वो ज़मीन पर गिरी। अनिकेत जी जल्दी से आगे बढ़े और उसे उठाते हुए अपने दामाद के ऊपर चिल्लाकर बोले, खबरदार मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो हाथ काट के रख दूंगा। ये तुम्हारा बाप मेरे घर में रहकर मुझे बातें सुनाए जा रहा है। दफ़ा हो जाओ इस घर से, वरना तुम्हें और तुम्हारे बाप को जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना। अरे देते ही क्या हो मुझे जो मैं तुम्हारे साथ रहूँ? पत्नी के कर्तव्य तो आज तक तुम पूरे नहीं कर सके, और आज अगर मेरे पापा जी मेरे पास रहने आ गए तो इस तरह की बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं इतने सालों से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों की सेवा करती रही। इसी माँ का रख लेते, शिखा ने बर्राए हुए स्वर में कहा। फिर उसके पति ने उसे बच्चों के बिना ही घर से निकाल दिया और वो दोनों अपने उस घर के सामने आए जो कि किराए पर दिया था। वो लोग उनके जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने उन पर तरस खाते हुए उन्हें ऊपर वाले पोर्शन में रहने को कहा, और साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगले महीने ही वो घर को खाली कर देंगे। मगर अनिकेत ने जल्दी से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप घर खाली ना कीजिए। आप भले किराया थोड़ा कम कर दें और ऊपर का पोर्शन इसमें हम रहेंगे। किराएदार ने उनकी बात मान ली और वो दोनों ऊपर जाकर रहने लगे। उनके पास खाने पकाने को कुछ नहीं था, तो अनिकेत जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस बार किराया जल्दी दे दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। अनिकेत जी ने जाकर बाजार से सारा किचन का सामान लिया और घर वापस आए तो शिखा बैठी रो रही थी, और उन्होंने शर्मिंदगी से उसके पास बैठते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर ना आया होता तो तुम्हारा घर बसा रहता। आज तुम मेरी वजह से उजड़ कर बैठ गई हो। वो तड़पकर उनके पैरों में बैठी और बोली, कैसी बातें करते हैं पापा? बाप भी कभी बेटियों पर बोझ होते हैं, और मैं अपने घर के टूटने पर नहीं रो रही। मैं अपने बच्चों को याद करके रो रही हूँ, और मैं जानती हूँ वो कभी भी बच्चों को संभाल नहीं पाएगा, खुद वापस करेगा बच्चों को। बल्कि मुझे तो पूरी उम्मीद है, देखना एक न एक दिन खुद लेने आएगा और कहेगा कि वापस आ जाओ। कौन मुफ्त की नौकरानी खोता है, और नौकरानी भी ऐसी जिसकी कोई सैलरी ही नहीं, बल्कि वो तो उल्टा अपना बोझ भी खुद उठाती है। उसके दुख और परेशानी पर अनिकेत जी का दिल जैसे पिघला जा रहा था, और वो उसे अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो दिए, और वो बोले, आज तक सब कुछ बेटों पर लुटा दिया। मेरे बेटों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। उनके पास तो मेरे लिए 2 घड़ी बैठकर बात सुनने का भी टाइम नहीं था, और यहाँ तक कि उन्हें ये तो भी फिक्र नहीं थी कि पापा ने कुछ खाया है कि नहीं। बस सब अपने अपने काम धंधों में लगे थे, और मैं किसी कबाड़ चीज़ की तरह एक कोने में पढ़ा रहता था। बस पापा, अब रोना धोना नहीं है। आप एक काम करिए, कल से यहाँ अपने मोहल्ले में जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करनी हैं।
शिखा की बात पर वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला गए। और फिर अगले दिन से उन्होंने सच में मोहल्ले के अपने सब दोस्त यारों को इकट्ठा करके एक जगह बैठकर खूब महफिल जमाई। और साथ ही उन्होंने अपने एक दोस्त से नौकरी का कहा। दोस्त ने जल्दी से कहा कि मेरे ऑफिस में एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है और तू पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर भी चलाता है, तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ, तो अपनी सीवी मुझे दे दे। अनिकेत जी के चेहरे पर चमक सी आ गई और उन्होंने अगले दिन उसे लाकर सीवी दे दी। तो उन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जब उनके बारे में पता चला कि वो एक सरकारी नौकर रह चुके हैं तो इस कंपनी के मालिक ने उन्हें अपने एडवर्टाइज़र की जॉब ऑफर कर दी। उन्हें इस घर में शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया था और एक दिन वो जब वापस घर आए तो अंदर से आवाज़ें आ रही थीं और ये आवाज़ शिखा के पति की थी। वो कह रहा था कि शिखा चलो ना, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता, मुझे भी समय पर ना कोई खाने का पूछता है और ना ही मेरे कपड़े धुले हुए मिलते हैं। बड़ी जल्दी कदर मालूम हो गई आपको अपनी पत्नी की। अब आपकी बहनों ने कुछ भी करना छोड़ दिया आपका। वो तो कहती थी वो अपने भाई का ख्याल रख सकती हैं, हर रोज़ एक नया ताना मिला करता था मुझे। शिखा उसकी बात पर कड़वे स्वर में बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, अब मुझे तुम्हारी कदर मालूम हो गई है। मुझे अब मालूम हुआ है कि मेरा तो सब कुछ तुम हो। बच्चे भी उस दिन भी बस रोते रहते हैं, तुम्हें याद करते रहते हैं। अब चलो ना वापस। उसके पति ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अनिकेत जी नमस्ते करते हुए अंदर आए तो वो दोनों चौंक कर मुड़े। शिखा कहने लगी, आपने मेरे पापा से बहुत बदतमीजी की थी तो माफ़ी मांग सकते हैं इनसे। शिखा ने अचानक से कहा तो अनिकेत जी चौंक कर बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि ये तुम्हें लेने आया है और ये वादा करे कि ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तो ही मैं तुम्हें भेजूंगा। जी बिल्कुल पापा जी, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। वो जल्दी से उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। और हाँ, अभी मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम कल और इसे ले जाओ। अनिकेत जी ने कहा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। और फिर अगले दिन वो बच्चों समेत जब आया तो अनिकेत जी ने बड़े अरमानों से शिखा को विदा किया। उन सब के लिए उन्होंने कपड़े और चप्पल लिए, इसके अलावा बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने दिए, तो बच्चे जिसे खुशी से पागल से हो गए। शिखा आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वहाँ से विदा हो गई। कुछ दिन के बाद शिखा उनके पास आई और उनसे कहा कि पापा, मैंने आपके लिए एक औरत का रिश्ता देखा है जो आपकी हमेशा सेवा करेगी। 15 साल का बेटा है उसका, बहुत अच्छी औरत है। शिखा की बात पर उन्हें फौरन मना कर दिया, लेकिन शिखा और अपने दामाद की जिद पर उन्होंने शादी कर ली। सरला ने वाकई आते ही उनके घर को घर बना दिया था और उनका बेटा मोहित इतना आज्ञाकारी था कि सारा दिन उन्हें पापा पापा कहते उनके आगे पीछे घूमता और रात को जब वो उन्हें सोने लगते तो उनके पैर दबाकर सोता था। कुछ समय बाद किराएदार भी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और वो तीनों नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। एक दिन उनके घर की बेल बजी तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर उनके दोनों बेटे खड़े थे अपने सारे बच्चों के साथ। दरवाज़ा खोलते ही पंकज का बेटा उनकी टांगों से लिपट गया और तभी मोहित अंदर आते हुए बोला, पापा मैं सारा सामान ले आया हूँ। उसके पापा कहने पर सब लोग ही चौंके। अनिकेत जी ने जैसे ही मोहित का इंट्रोडक्शन करवाया तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल खिसक गई। फिर उसी समय उन्होंने अपनी असलियत दिखाई और बोले, पापा हमें कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया है तो हमें ये घर चाहिए क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं उससे हमें बिजनेस शुरू करना है। अनिकेत जी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, ये घर मेरा था और मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के नाम कर दिया है। उनकी बात पर उन सबके सरों पर धमाके होने लगे। पंकज तो मोहित को मारने को लपका था। अनिकेत जी ने उसे बचाया और उन लोगों से बोले कि अपना इंतजाम तुम लोग खुद करो, इस घर में तुम लोगों की जगह नहीं है। बेटे बहुए गुस्सा होकर चले गए। अनिकेत जी ने मुस्कुराते हुए मोहित को देखा जिसकी आंखें भीगी हुई थी। उन्होंने बाहें फैलाई तो वह अनिकेत जी के सीने से लग गया। समय गुजरने के साथ साथ मोहित और उनके करीब होता चला गया। धीरे धीरे बेटे और बहुओं ने घर आना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने अपने घर बनवा लिए थे और उनका छोटा पोता उनसे जब भी मिलने आता तो घर खुशियों से गूंज उठता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।